हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ टच ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी कि भाई हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 2020 के लिए। बिकॉज आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो भी हमारे एग्ज़ाम होते थे वो पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते थे। अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पे होने वाला है। ठीक है, काफ़ी लोग तो ऐसे भी होंगे जो पहली बार कंप्यूटर पे बैठ रहे होंगे हैं, और मोस्टली सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर पे पहली बार पेपर देंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, चाहे वो DU का पेपर हो एंट्रेंस बेस का, चाहे वो हमारा IP का हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का पेपर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो कंप्यूटर बेस। तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी हमारा पेपर, पहली बात तो कल ही पेपर है, काफ़ी सारे बच्चों का कल पेपर है DU का, ठीक है जी। सो उनके लिए भी, और जिनके पेपर IP के आने वाले हैं जो कि 9 तारीख से स्टार्ट है, 9, 10, 11, 12 एंड 14, ठीक है, जो भी ये पेपर है उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचकर अगर आप पेपर को स्टार्ट करते हो तो 2-3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी डेटा मेरे को मिला मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन होते हैं, वो अलग है, आंसर वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वो 4 ऑप्शन होते हैं। लेकिन जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे होगे नीचे भी 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट करा A B C D, आपने एक आंसर अटेम्प्ट कर लिया, मानो B। सो जैसे ही आप B पे क्लिक करोगे, ठीक है, B पे क्लिक करते ही, ठीक है, B पे क्लिक करते ही आपको क्या दबा, अगर आप 101% श्योर हो कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को B पार्ट पे टिक लगाना है, B पार्ट ही इसका आंसर है, तो आप B पार्ट पे क्लिक करोगे और नीचे ग्रीन कलर का बॉक्स बना होगा जिसके ऊपर लिखा होगा सेव एंड नेक्स्ट। ध्यान से सुनो, यही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस और स्ट्रैटेजी दोनों बताऊंगा, तो सुनते जाओ, पूरी वीडियो देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा, अच्छे से फोड़ के आओगे एग्जाम, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो सबसे पहली बात, जब आप श्योर हो अपने आंसर को लेकर कि यार यही इसका आंसर है, मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहले ही क्वेश्चन है और उसके अंदर आपको लग रहा है B पार्ट इज माई आंसर, ठीक है, B पार्ट मेरा आंसर है, तो B पार्ट में आपने क्लिक करा, माउस से क्लिक कर दोगे B पार्ट पे। B पार्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा बेटा, नीचे ऑप्शन आएगा ग्रीन कलर का, सेव एंड नेक्स्ट। हो गया, इतना प्रोसीजर हो गया। लेकिन मान के चलो इन फ्यूचर आपको लगा, अभी आपको लगा भाई सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, सेव करने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मैंने तो गलत पे टिक कर दिया, तो आप उस पर दबाओगे क्लियर। तो उस पर आप क्या दबाओगे, क्लियर। तो ध्यान रखना, B पे दबाया, अब B पे ठीक नहीं लग रहा तो आप उसको क्लियर कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन कट गया, खत्म हो गया। अब वो क्वेश्चन नॉन अटेम्प्ट में चला जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो क्लियर का तो ये ऑप्शन होगा। 2 बटन हो गए, आपको समझ आ गए। ग्रीन कलर का होगा सेव एंड नेक्स्ट, जिससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे और आपका आंसर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लियर का वो ऑप्शन की, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आंसर गलत अटेम्प्ट कर दिया तो क्लियर दबा दोगे, तो वो वाला क्वेश्चन का जो आंसर आपने अटेम्प्ट करा है वो डिडक्ट हो जाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि अब आंसर कौन सा है इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, तो जो क्लियर वाला होगा वो व्हाइट कलर के बॉक्स के अंदर, आइकन के अंदर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा बेटा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, एंड उससे नेक्स्ट होगा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का कलर होगा बेटा ऑरेंज, एंड सेव एंड रिव्यू नेक्स्ट का हमारा जो कलर होगा वो जनरली रहेगा बेटा ब्लू। वो कौन सा कलर रहेगा, ब्लू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, अब आएगी काम की बात, स्ट्रैटेजी की बात। देखो दोनों में पहले तो फर्क समझ लेते हैं। दोनों का मतलब है, सबसे पहले फोर्थ का मतलब समझाता हूँ, दैट इज मार्क एंड रिव्यू, सॉरी मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू, मान के चलो आपने क्वेश्चन देखा और आपको लग रहा है कि यार इसका आंसर ना C है, लेट अस अज्यूम इसका आंसर C है। सो हमने क्या करा, हमने C पे क्लिक कर दिया और उस पर टिक कर दिया ब्लू वाले पे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, कि यार पता नहीं यार ये इसका आंसर है या नहीं, आंसर है या नहीं, आंसर है या नहीं, क्या करूं, नेक्स्ट करती हूं या नेक्स्ट करता हूं और इसको बाद में देख लूंगा। तो आपने मार्क फॉर रिव्यू डाल दिया। और कभी कभार ऐसा डाला तब जाता है जब आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं करने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, और अगर मैं इसको अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। क्योंकि भाई टाइम मैनेजमेंट भी तो एक चीज़ है ना। अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन, जो इतने इतने बड़ी बड़ी लेंथ के क्वेश्चन होंगे, अगर आप उनको करने बैठ गए, 10-15 मिनट वेस्ट हो गया आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो बेकार है।
तो पेपर छूटना ही छूटना है। तो आपके लिए एक ऑप्शन दे रखा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसका मतलब है आप ये वहां लगाओगे जहां आपको लगेगा या क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एंड में देखूंगा या देखूंगी, ठीक है, लेकिन अब तक आपने छुआ नहीं है, पढ़ा नहीं है। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो। अब देखो नेक्स्ट एक और आता है थर्ड ऑप्शन, ये तो ब्लू कलर वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेटा ऑरेंज कलर का, जो कि है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। इसका मतलब क्या यार, आपने ना क्वेश्चन पढ़ा, आपको लग रहा है यार इसका आंसर ना सी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ना आपने जल्दबाजी में सी लगा दिया, ठीक है, सी लगा दिया, मान के चलो सी लगा दिया आपने। अब होगा क्या, मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के अंदर होगा, अगर आपके पास आप ये सोच रहे हो कि थोड़े टाइम के बाद दोबारा आऊंगा इस क्वेश्चन पे और दोबारा से चेक करूंगा क्या इसका आंसर यही है कि नहीं, लेकिन आपको लग रहा है 50-50% और आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे उस पर टिक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा उस क्वेश्चन पे वापस आने का, सेव एंड मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चन पे वापस आने का टाइम नहीं मिला, तो आपका क्वेश्चन वो माना जाएगा अटेम्प्टेड और आपको उसके नंबर मिलेंगे अगर आपने वो क्वेश्चन ठीक कर दिया हो तो, और अगर गलत कर दिया होगा तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, वो चला जाएगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के अंदर, कि आपने उसको विजिट तो कर लिया, आपने उस क्वेश्चन को देख लिया, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया, कंप्यूटर को तो ये लग रहा है कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया और आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया कि टाइम बचेगा तो देखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने उसमें कुछ भी टिक कराओ, आपने उसमें कुछ भी टिक कराओ उसके आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे खतरनाक यही चीज़ है यार। कई बच्चे क्या करेंगे यार, 2.5 घंटे का टाइम है, आईपी में डीओ में 2 घंटे का टाइम है, टाइम इतना है ही नहीं कि आप एक क्वेश्चन के बाद वापिस आ पाओ उसी दोबारा क्वेश्चन पे, या 150 वहाँ पे 100 क्वेश्चन है, मान के चलो वहाँ पे 100 क्वेश्चन है, तो आपकी स्पीड तो वैसे ही इतनी स्लो है। मुझे अच्छे से पता है रियलिटी, अभी बच्चों की स्पीड बहुत स्लो है, तो बच्चों की स्पीड जिस हिसाब से स्लो है तो दोबारा से उस क्वेश्चन पे विजिट करने के चांसेस है 0.01%, क्योंकि दोबारा से टाइम बचेगा ही नहीं कि मैं दोबारा उस क्वेश्चन पे विजिट कर पाऊँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना इस चीज़ को, तो जो ये ऑप्शन है ना मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसको ना सबसे ज़्यादा कम यूज़ करना, ना के बराबर यूज़ करना, इसको अपने दिमाग में डाल लो। ये कब यूज़ करना है, मार्क एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट कब यूज़ करना है, दिमाग में डाल लो। तभी यूज़ करना है जब आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, बट इट टेक अ टाइम। अगर मेरे पास टाइम बचा होगा तो दोबारा से इस क्वेश्चन पे आऊँगा और फिर अटेम्प्ट करूँगा, अगर टाइम नहीं बचा तो बाय बाय। समझ रहे हो। लेकिन होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पेपर में गए पता ही नहीं मतलब क्या है दोनों को, भाई सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब नहीं पता और मार्क फॉर रिव्यू का मतलब नहीं पता। अब दोनों में क्लैरिटी हो गई कि आपको सबसे कम बार मार्क करना है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। समझ रहे हो, इसका कम से कम यूज करना है, जो कि बहुत गलत ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आपने तो मार्क कर दिया मार्क फॉर रिव्यू है, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बचा। 2 घंटे कंप्लीट हो गए, 2.5 घंटे कंप्लीट हो गए, अपने आप फोल्डर बंद, अपने आप आपका कंप्यूटर बंद, जितना हुआ होगा उतना अटेम्प्ट वो कर लेगा, बाकी सब खत्म। तो इसका मतलब अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहा पेपर के अंदर और आपको दोबारा चांस नहीं मिला कि मैं दोबारा से मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे जाऊं, लेकिन अगर वो मार्क फॉर रिव्यू ना करके आप सेव फॉर रिव्यू करते तो अगर वो क्वेश्चन ठीक हो जाता तो आपके 4 नंबर आपकी झोली में आ जाते। समझ रहे हो इस बात को। तो कितना इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क फॉर रिव्यू की जगह सेव फॉर रिव्यू किया करो। अब दोनों में ना जब आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, भाई देखो अगर तो आपने सेव कर दिया तो नेक्स्ट वो ना ग्रीन कलर का ऑप्शन बना देगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड पर स्क्रीन शो हो रही होगी। सो अगर आपने कोई क्वेश्चन सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू हुआ होगा ना, तो एक गोला पर्पल कलर का और नीचे ग्रीन बिंदी बनी आएगी। समझ रहे हो, ग्रीन कलर बीच में थोड़ा सा और पूरा जो सर्कल होगा वो पर्पल कलर का होगा। जबकि अगर कोई आपने क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए किया होगा तो वो पूरा सर्कल पर्पल कलर का शो हो रहा होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका पेपर कंप्लीट हो गया, मान लो आपका पेपर 2.5 घंटे का था, 2 घंटे में निपट गया, अब आप वापस जाओगे सेव एंड रिव्यू वाले क्वेश्चन पे और वापस जाओगे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करके रिव्यू में डाल रखा है और कौन सा क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट करके रिव्यू में डाल रखा है। तो ये कहानी हो गई इसकी। समझ आ गई, होप की समझ आ गई। अगर नहीं आई तो यार कॉल कर लो, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा, ठीक है। अगर नहीं आई अभी भी तो समझ, ठीक है। पहली स्ट्रैटेजी होगी, पहली क्लैरिटी मिल गई कि भाई मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट लीस्ट से लीस्ट यूज करना है, कम से कम यूज करना है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। यूज ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब सेकंड स्ट्रैटेजी, आपको ना मिसगाइड कर देते हैं लोग। मिसगाइड कैसे यार,
बेटा आपने ना एक क्वेश्चन गलत करा, आपका एक नंबर घट जाएगा, बेटा आपने एक क्वेश्चन गलत करा, आपका एक नंबर कट जाएगा। तो इस डर से, ये जो साइकोलॉजिकल फियर है, ये साइकोलॉजिकल फियर है ना, हजारों बच्चों में आपका डिफरेंस क्रिएट कर जाएगा। अब सेकंड स्ट्रेटजी के बारे में, साइकोलॉजिकल फियर सुनो। ये जो डर होता है हमारे अंदर, जो डर है, फियर, क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो करी नहीं है अच्छे से, एंट्रेंस की प्रिपरेशन तो हमने करी, तो हमारे अंदर एक फियर होता है कि यार ये वाला क्वेश्चन ना अगर मैंने गलत कर दिया अटेम्प्ट तो एक नंबर और कम हो जाएगा और मेरी रैंक और कम हो जाएगी, बिकॉज एक एक नंबर से रैंक हजारों में गिर जाती है। समझ रहे हो रैंक कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो क्या होगा, कब मान के चलो भाई 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, ठीक है, मान के चलो वो 60 क्वेश्चन है 100 में से जो आपको अच्छे से आता है, उसमें तो तुक्काबाजी है नहीं, उसमें तो जो आपको आता है टिक लगाओगे। उसके बाद आएंगे 20 क्वेश्चन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 नंबर का क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते ही आते होंगे, तो उसमें तो आप फोड़ दोगे, अच्छे से कर लोगे। अब आएंगे 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन बच गए आपके पेपर में। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे होंगे, फ्लाई, ठीक है, सर के ऊपर से जा रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको पता ही ना क्या करना है, कुछ नहीं पता, आप ब्लैंक हो। तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट 20 क्वेश्चन बच गए, टॉपिक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया, आपको पता है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए पार्ट और डी पार्ट तो हो ही नहीं सकता, मतलब जो ए पार्ट और डी पार्ट है वो हो ही नहीं सकता आंसर। अब कितने पार्ट बच गए भाई, 2 पार्ट। कितने पार्ट बच गए, 2 पार्ट, या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे साइकोलॉजिकल फियर को थोड़ा सा कम करना कैसे, मेरी बात सुन। अगर आपको लगता है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते आंसर, और 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि इन 2 में से कोई एक हो सकता है, तो उन क्वेश्चनों को आपने अटेम्प्ट करना है, अनअटेम्प्ट मत छोड़ के आना। इसके पीछे एक रीजन है। मान के चलो आपके पास 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक सेकेंड, मान के चलो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने तुक्केबाजी लगाई, ठीक है, तुक्केबाजी लगाई, और तुक्केबाजी में मान के चलो यार इतनी गंदी किस्मत आपकी नहीं है कि 20 क्वेश्चनों पे आपने तुक्का लगाया और 4 भी ठीक नहीं हो सकते। अब इसका इवैल्यूएशन करते हैं कि तुक्केबाजी का क्या मतलब है। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 4 ठीक हो गए, 4 ठीक होते ही 4 into 4 16 नंबर आपके पास आ गए। 20 क्वेश्चन में इतनी गंदी किस्मत नहीं है आपकी कि आप 4 भी क्वेश्चन ठीक ना कर सको, बिकॉज आप तुक्का लगा रहे हो, और वो तुक्का जो है वो अंडरस्टैंडिंग तुक्का है, बिकॉज आपको पता है 4 ऑप्शंस में से 2 तो हो ही नहीं सकते। इन 2 पे मेरा फिंगर टुकी हुई है कि मैं ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं, ठीक है, तो वहां आप तुक्का लगा सकते हो, वहां आप अपना थोड़ा सा जय माता दी यूज कर सकते हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी यूज कर सकते हो। बेटा आप सुनो मेरी बात, 20 में से इतनी बुरी किस्मत नहीं कि 4 गलत नहीं, 4 भी ठीक नहीं हो सकते। और जैसे ही आपके 4 क्वेश्चन ठीक हो गए, जैसे ही 4 क्वेश्चन ठीक हो गए, आपके 16 नंबर आ गए, और जो आपने 20 में से 4 ठीक हुए, 16 तो गलत हो गए ना, और अगर 16 गलत हो गए तो 16 नंबर डिडक्ट हो गए, तो इसका मतलब आप बैलेंस पे हो गए। आप क्या हो गए, बैलेंस, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन 20 के 20 छोड़ देते तो आता तो 0 ना, तो आप कुछ भी रिसीव नहीं कर पाते उन 20 क्वेश्चनों में से, और आप अपना टाइम भी देते उन 20 क्वेश्चनों को, और आप उसको अनअटेम्प्ट छोड़ाते तो 20 आते। तो 16 यहाँ इंक्रीज होते जब आपके 4 क्वेश्चन ठीक हो जाते, और 16 यहाँ डिडक्ट हो जाते जब आपके 16 क्वेश्चन गलत हो जाते, बैलेंस हो गया। लेकिन बात बताओ यार, एक तुम इतने तो अच्छे हो, इतनी तो अच्छे है तुम्हारा दिमाग कि यार ऑप्शन एक ना एक तो ठीक होगा यार, क्या 5 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो सकते? हो सकता है। इस केस में 20 में से 10 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए, और अगर आपके तुक्केबाजी में 10 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आप खुद इवैल्यूएट करो कि आपके कितने नंबर अप हो गए। तो जो बच्चे इस डर से, इस साइकोलॉजिकल फियर से अपना जो तुक्केबाजी है उसको छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, बिकॉज वो 40 नंबर का तो पूरे छोड़ देंगे। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, जो तुम्हें लग रहा है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, 2 ही बचे हैं, उसमें अपना स्पेकुलेशन लगा लो, उसमें अपनी इमेजिनेशन, अपना दिमाग लगा लो, जय माता दी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो लगा लो, और आपका एक अच्छा रिजल्ट ही निकल के आएगा। तो भाई 2 चीज़ें हो गई, एक तो हो गया कलर इशू कि कैसे कैसे टिक करना है, सेकंड हो गया कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते। सेकंड चीज़ आती है बेटा टाइम मैनेजमेंट। भाई आपका पेपर 100 क्वेश्चन है,
2.5 घंटे का टाइम है, मान के चलो 2.5 घंटे का टाइम है 100 क्वेश्चन पे। सो आपको हर एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट अप्रोक्स मिलता है। आपके हर क्वेश्चन में कितना मिलता है? आपको 1.5 मिनट अप्रोक्स मिलता है। तो भाई अगर आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, तो हद से हद आप 1 मिनट 45 सेकेंड लगा लेना, हद से हद, इससे ज़्यादा मत लगाना। बिकॉज जो बाकी क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, इंग्लिश के और जो अदर जो आपके मतलब जो भी और सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें जो टाइम होता है वो 1 मिनट से कम में क्वेश्चन हो जाता है। 1 मिनट से कम में क्वेश्चन आता है। भाई जीके का कोई क्वेश्चन है, आपको जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर आता होगा तो ठीक है भाई, टिक लग गया, 10 सेकंड में भी हो जाता है। इवन जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी है उसको 10 सेकंड में भी निपट जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है बच्चों को। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखना। कभी भी ऐसा नहीं कि रीजनिंग आपको अच्छे से आती है या मैथ्स आपको अच्छे से आती है और आपने सारा टाइम रीजनिंग और मैथ्स में लगा दिया, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। आपका बाकी जो सेक्शंस होंगे वो सब छूट जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ऐसा चीज़ नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। 1.5 से 2 मिनट के बीच में ही रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आईपी यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहा हूँ। और 1 मिनट तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए अगर आप डीयू के पेपर दे रहे हो, बिकॉज वहाँ पे 2 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चनों पे, ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेटली डीओ के अंदर 1 मिनट मिलता है हर एक क्वेश्चन का। तो आपका 1 से 1.5 मिनट के बीच में रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ो, बाकी सेशन अटेम्प्ट करो। अच्छा, थर्ड चीज आती है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो गया। तीसरे टॉपिक, पहले हो गया कैसे सिलेक्ट करें, किस पे तुक्केबाजी लगाएं, किस पे तुक्केबाजी ना लगाएं। तीसरी चीज हो गई कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। नेक्स्ट चीज हो गई भाई एग्जाम सेंटर पर। कभी कभार क्या होता है, मान लो आपका सेंटर पड़ा है कहीं दूर, गूगल आपको शो कर रहा है कि ओला वाला आपको 1.5 घंटे तक उस सेंटर पे पहुंचा देगा, ठीक है। ओला वाला, यूबर वाला, मेट्रो तो जनरली लोग प्रेफर नहीं करने वाले कोरोना पीरियड में। और या फिर अपनी खुद की ड्राइविंग पे जा रहे हो, अपनी कार में जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, बस पे जा रहे हो, तो एक बार गूगल से पूछो भाई वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उससे 1 घंटा पहले निकल जाना। अगर आपको गूगल शो कर रहा है कि आपका जो आपको पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा, तो आप उसको 2.5 घंटे मान के चलना। एग्जामिनेशन सेंटर पर आप आधे घंटे पहले पहुंच जाने चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और अगर हम लेट हो रहे हैं तो वहीं पे साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, या लेट हो रही हूँ, और उसके चक्कर में ना आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और वहाँ पे जाते समय बहुत ज़्यादा डर लगेगा, यार गेट बंद तो नहीं हो गए। जो टाइम अलॉटेड है गेट बंद होने का, उसके बाद वो लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप कुछ भी बुला लो, पुलिस बुला लो, पॉलिटिशियन बुला लो, आपका गेट नहीं खुलेगा आपके लिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आपके लिए गेट नहीं खुलेगा। अगर उन्होंने बोला है 4:15 पे गेट क्लोजिंग टाइम है, तो 4:15 पे गेट क्लोज हो जाएगा, कोई एंट्री नहीं होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको बोल रहा है 4:15 पे गेट क्लोज हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपने घर से निकलना कि आप 3:15 पे सेंटर के बाहर खड़े हो। बिकॉज 3:15 के बाद सोचोगे तो आप 3:45 तक पहुंच पाओगे। समझ रहे हो इस बात को? 10-15 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे भी ध्यान लगाना है थोड़ा सा, कि घर से कितने बजे निकलें कि टाइम पे पहुंच जाएं, वो भी आधा घंटा या 1 घंटा पहले, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, कभी भी रीजनिंग मैथ्स स्टार्टिंग में मत करना। कभी भी स्टार्टिंग के पेपर के आधे घंटे पे रीजनिंग और मैथ्स मत करना। अगर मेरी एडवाइस मानो तो जीके और इंग्लिश कर लेना पहले। जीके और इंग्लिश अपना इजी सब्जेक्ट होते हैं, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर अटेम्प्ट करना है। तो ध्यान रखना, जीके और इंग्लिश पहले अटेम्प्ट कर लेना। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका ना माइंड चार्ज हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, रनअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको पता है, आप अपना स्मार्टफोन ऑन करते हो तो उसको टाइम लगता है ना, कुछ टाइम लगता है। हर चीज़ प्रिपेयर्ड होती है, आपकी ऐप्स प्रिपेयर्ड होती हैं, आपका SD कार्ड प्रिपेयरिंग शो करता है, वो पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा हुआ आता है। तो हर चीज़ को स्टार्ट होने में टाइम लगता है। वैसे हमारा ब्रेन है बेटा, हमारा ब्रेन एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ, वहाँ पे तो 2.5 घंटे स्टार्ट। जैसे ही आप सीट पे बैठे, लॉगिन मारा, टाइम 2.5 घंटे स्टार्ट, या फिर 2 घंटे स्टार्ट अगर आप DO का पेपर दे रहे हो। लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा नहीं है कि बोला स्टार्ट हो तो स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, एल्गोरिदम बनने में टाइम लगता है, स्पीड बनने में टाइम
लगता है, तो वो टाइम आपका यूज़ हो जाएगा इंग्लिश और जीके में, जब तक आपके आंखों के और ब्रेन के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा। जैसे आप रीजनिंग का क्वेश्चन खोलोगे एकदम से दिमाग क्विकली काम कर रहा होगा और फटाफट करने की कोशिश करेगा उसको, ठीक है। लेकिन आप स्टार्टिंग में जीके स्टार्टिंग में ही मैथ्स खोल के बैठ गए, स्टार्टिंग में ही रीजनिंग खोल के बैठ गए ना, आपको पर्टिकुलर स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में ही इतना टाइम लग जाएगा कि आपका पूरा पेपर छूट जाएगा। माना कि आपको रीजनिंग अच्छे से आती होगी, माना कि मैथ्स आपको अच्छे से आती होगी, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी दोनों को स्टार्ट मत करना, हमेशा बाद में करना। एक दो सेक्शन चाहे इंग्लिश हो चाहे जीके हो पहले निपटा लेना, बाद में रीजनिंग और इस पे आना अपने मैथ्स पे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है यार, सबसे बेकार चीज़ जो मुझे बच्चों में लगती है, बच्चे ना बहुत तैयारी करते हैं या फिर कभी कभार नहीं भी करते, तो होता क्या है एग्जामिनेशन सेंटर पे ना पहले 10 क्वेश्चन आए और पहले के पहले 10 क्वेश्चन नहीं आते बच्चे को, उसने वहाँ पे या तो तुक्के लगाए हैं या फिर उसने कुछ नहीं करता, उसको कुछ नहीं आता पता, तो बच्चा क्या होता है ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तो यार डीमोटिवेट मत हो, ठीक है, डीमोटिवेट आपको नहीं होना। अगर आप पेपर में पैनिक मार गए, पैनिक हो गए आप अगर आप पेपर में, या फिर आप पेपर में होपलेस सिचुएशन पे आ गए कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, ये तो मैंने ऐसे ही भर दिया था, ये तो मैंने ऐसे ही भर दिया था, फिर वो ऐसे ही भरा रह जाएगा बेटा, कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होने वाला वो एग्जाम, ना ही आपकी रैंक अच्छे आने वाले। तो पैनिक नहीं करना। दिन में अगर जिस दिन सेंटर वाले पेपर जा रहे होगे ना, ट्रैवलिंग करते समय ये बोलना है आज मेरा पेपर अच्छा जाएगा, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आज मेरे को रास्ते में मंदिर मिल गया, आज मेरे को रास्ते में दर्शन हो गए गुरुद्वारे के, आज मेरे को मस्जिद दिख गई। तो कुछ भी बोलो, कुछ भी हो, अपने आप को फीड करो पॉजिटिव वाइब से, पॉजिटिव वाइब भरो कि यार कुछ भी तुक्का मारो यार, और ऐसा लगना चाहिए यार कितना बेस्ट डे है, मेरे को तो मंदिर के दर्शन हो गए आज बार बार से, चाहे बार बार से हो कोई दिक्कत नहीं है, कितना बढ़िया डे है यार, कितना बढ़िया डे है, कितना अच्छा डे है, बारिश हो गई यार, और क्या चाहिए जिंदगी में, ठीक है। मतलब कुछ भी हो पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है उस दिन, बस हर चीज़ पॉजिटिव सोचनी है, हर चीज़ क्या सोचनी है बेटा, पॉजिटिव सोचनी है। अब द एंड इस वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा यार, जो कि आप लोग क्या पता इग्नोर कर दो। जब भी एडमिट कार्ड आता है लास्ट की इंस्ट्रक्शन पढ़नी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर माई DU में जो एडमिट कार्ड आ गए हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन अब आपको बता रहा हूँ। IP की भी मोस्टली सेम होगी, कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो देख लेना। सबसे पहली बात, वाटर बोतल लेके जानी है अगर आपको चाहिए तो, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सेकंड चीज़, अपना सैनिटाइजर लेके जाना है, वो भी 50 ml का, ये नहीं कि आधा लीटर का सैनिटाइजर उठा के ले गए, 50 ml का सैनिटाइजर लेके जाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बोतल के अंदर, ठीक है। और पॉकेट वाला होना चाहिए, 50 ml पॉकेट वाला ही होता है जनरली। ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जाना, जैसे कि ये पेन है बेटा, ट्रांसपेरेंट है ये, इसके इधर कुछ भी नहीं है। काफ़ी पेन के ऊपर रेड कलर की पूरा मार्क्ड होता है या ब्लैक कलर का मार्क्ड होता है जिसके अंदर फर्रे चले जाते हैं अंदर, ठीक है ना, वैसा पेन नहीं लेके जाना, आपको ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है। उसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है जो कि आपको मतलब IP और DU की साइट से मिल जाएगा, वहाँ वो आपको डाउनलोड करके उसको लेके जाना है। अपनी एक फ़ोटो लेके जानी है, वो फ़ोटो सिमिलर होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड पे लगाई होगी, जो आपके एडमिट कार्ड पे आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो लगाई होगी, वही सिमिलर फ़ोटो आपको लेके जानी है। चेंज फ़ोटो मत लेके जाना, इशू क्रिएट हो जाता है। अपना एक ID कार्ड लेके जाना है। ID कार्ड के अंदर मैं मेन बोलूँगा अपना आधार कार्ड ले जाओ, बात खत्म। आधार कार्ड ले जाना और कुछ भी ले जाने की नीड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज़, ID लेके जानी है, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना है और पेन लेके जाना है। अब आगे सुन लेते हैं। उसके बाद पेपर में ना आपको पेन नहीं मिलेगा, पेपर में आपको वो 5 ब्लैंक शीट देंगे जिसके ऊपर आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, और बाद में वो शीट्स वो वहीं रख लेंगे, वहीं एक बॉक्स में डाल आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान से सुनो बेटा, जो DU वालों ने लिखा है, DU वालों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, IP का भी जनरली सेम होगा, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। सो यूज़र नेम वहाँ आपसे पूछेगा, पुट योर यूज़र नेम। आप बैठोगे सीट पे, हॉट सीट पे एग्जाम देने, सामने आपका PC होगा तो वहाँ पे यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र नेम में आपको अपना एग्जाम रोल नंबर लिखना है। पिन नंबर पूछेगा, पिन नंबर होता है बेटा डेट ऑफ बर्थ। पिन नंबर क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ, जो कि उल्टी चलेगी, ईयर, मंथ और डेट। फॉर एग्जांपल मेरा बर्थडे आता है 27 दिसंबर 1993, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो मेरे को कैसे लिखना है, 1993, क्योंकि मेरा ईयर 1993 है, 1993। उसके बाद लिखने हैं मंथ्स, जो कि है 12, क्योंकि दिसंबर है तो 12 हो गया। उसके बाद लिखना है अपना डेट, डेट जो होगी वो है 27, तो 19931227 बिकम माई पिन नंबर, ठीक है। और एक होगा पासवर्ड जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइडेंस एंड द स्ट्रैटेजी मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। यही स्ट्रैटेजीज वगैरह फॉलो कर लेना। एंड एट द एंड मैं आपको क्या बोलूँ, ऑल दी वेरी बेस्ट है। जितनी भी तैयारी हुई है पॉजिटिव रहो, जिसका कल पेपर है उसके लिए तो
क्या ही बोलें, ऑल दी बेस्ट। और जिसका अभी आने वाला है पेपर उसके लिए भी ऑल दी वेरी बेस्ट। होप कि आप लोगों की एक अच्छी रैंक आए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या ये सारी स्ट्रैटेजीज और गाइडेंस आप लोगों के काम आएगी या फिर नहीं आएगी। बाय बाय, टेक केयर।